बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। मैं अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है और यहाँ पर हमने देखा है कि कराची में 4 T20 मैचेस खेले गए और यहाँ पर 2 मैच इंग्लैंड की टीम ने जीते और 2 मैच जो है पाकिस्तान की टीम ने जीते। अब मैचेस जो है कल से बाकायदा तौर पर फिर लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है और इस सीरीज़ में बड़े दिलचस्प मराहिल अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सीरीज़ किसके नाम होगी। ये सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफ़र हुसैन साहब और उनके साथ साथ मौजूद हैं सैयद इरफान रोशन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी आज क्रिकेट के हवाले से खूब दिल खोलकर बातें करेंगे और पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है। सबसे पहले जाफ़र साहब के बात आते हैं। जाफ़र साहब, कल से सीरीज़ का बाकायदा दोबारा आगाज़ होने जा रहा है। पहला हिस्सा कराची में था, दूसरा हिस्सा अब लाहौर में खेला जाएगा। कैसा देखते हैं अब इस सीरीज़ को, क्योंकि अभी सीरीज़ इक्वल है? नो डाउट, जिस तरह पाकिस्तान मैच जीता है लास्ट कराची में और जिस तरह क्राउड ने उसको हम बकअप किया है, इतना अच्छा क्राउड और इतना अच्छा मैच मेरे ख्याल में तारीख़ में बहुत कम मिलते हैं। और एंड टाइम पे आपको पता है किस तरह की सनसनीखेज़ी थी इस मैच में और आखिरी लम्हात में जो है ना वो हारिस का बॉलिंग करना और डेथ ओवर्स में जो है ना विकटें लेना, बहुत शानदार बॉलिंग थी हारिस की। और कहा यही जा रहा है कि इससे पहले भी अगर मैं बात करूं कि हारिस ने जो है ना डेथ ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। इवन ये कि PSL देख लें या आप न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ देख लें या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैचेस में देख लें कि डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग करते हैं वो बड़ी शानदार की जाती है उनकी तरफ से। लेकिन मैच बहुत अच्छा था, अब इक्वल हो गया। आपको मालूम है कि 2 मैच पाकिस्तान जीत गया है और 2 मैच इंग्लैंड जीत गया है, तो बड़ा अच्छा एक टेम्पो बन गया है। लेकिन जो पाकिस्तान ने जीता है मैच, इस तरह की जीत बहुत कम मिलती है क्योंकि स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि होना चाहिए था। उस स्कोर पे कल दिखाया कि पाकिस्तान ने जो है ना जिस तरह बॉलिंग अटैक अपना रखा है बहुत अच्छा रखा है। अब यही जीत जो है ना ये कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगी, ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जो है ना इसका कॉन्फिडेंस लेके जाएगा अगले मैचेस के लिए जो कि हो रहे हैं। बिल्कुल, अगले मैचेस के लिए जो कल से बाकायदा दोबारा शुरू होना है। इरफान साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह मैच था, 3 ओवर पहले तक ऐसा महसूस होता कि शायद इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान से ये मैच हारती दिखाई देगी। एक वक्त में ऐसा लग रहा था जब 24 रन के ओवर मोहम्मद हसनैन को पड़े तो उस वक्त जो है ऐसा लगा कि इंग्लैंड ये मैच जो है बआसानी जीतने में कामयाब हो जाएगी। फिर 10 बॉलों पर 5 रन, फिर ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा हारिस की जानिब से। शायकीन क्रिकेट आधा ग्राउंड खाली होता दिखाई दिया और फिर अचानक जो शायकीन क्रिकेट को खुशी मिली कि पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। तो ऐसे मैचेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि 10 बॉलों पे 30 रन तो बनते देखते हैं, लेकिन 10 बॉलों पे 5 रन और 3 विकेटें बाकी हों, मैच हार जाए दूसरी टीम, तो ऐसे मैचेस बहुत कम होते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहजादा भाई, असल T20 क्रिकेट का मैच जो आप कहेंगे तो वो यही था जिसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जाहिर बात है, जब हसनैन ने 24 रन दे दिए थे 1 ओवर में तो उसके बाद जितने पाकिस्तानी सबको यही था कि यार वन साइड होकर हम लोग मैच हार जाएंगे। और इससे पहले आपको याद होगा कि 99 में आई थिंक 2000 में श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच था जिसमें वो आई थिंक ड्रॉ हो गया था मैच या 1 रन से जीता था। उसके बाद इतना अच्छा मैच अब जाके देखने को मिला है। लेकिन अब ये कि इंशाल्लाह ताला 3 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान की टीम का पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आ रहा है क्योंकि बॉलिंग अटैक ही हमारा एक ऐसा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है 70 to 80% मैचेस जीतती है। बट इनको टीम के अंदर कुछ मजीद चेंजेस करने की ज़रूरत है मिडिल ऑर्डर को। अगर ये बेहतर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो इनको अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जैसे खुशदिल शाह है, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, नो डाउट प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन अभी उसका बल्ला नहीं चल रहा, आउट ऑफ फॉर्म है, आप उसको थोड़ा रेस्ट दें। आपके पास मोहम्मद हारिस है, इतना अच्छा कीपर बैट्समैन है, एज अ बैट्समैन आप उसको खिला लें। और कोई प्लेयर अगर आपको लगता है जिसको रेस्ट देना चाहिए आप दे दें। अबरार अहमद को आपको चांस देना चाहिए क्योंकि उस्मान कादर की जो बॉलिंग एक नज़र आनी चाहिए वैसी हो नहीं पा रही उनके पास से ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंटेन नहीं कर पा रहे। विकेट्स लेते हैं लेकिन रन्स इतने ज़्यादा दे देते हैं कि वो मैच पे आफ्टर इफेक्ट जो है ना पड़ जाता है और प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल प्रेशर आता है। जाफर साहब, कुछ देर पहले ये हसनैन की 24 रन के ओवर के हवाले से कहते नज़र आए। एक 24 रन की इनिंग T20 नेशनल T20 के अंदर जो है अनवर अली ने भी खेली। कैसा देखते हैं अब अनवर अली का मुस्तकबिल? क्योंकि अगर देखें तो डेड ओवरों में जिस तरह अनवर अली का बल्ला चार्ज करता दिखाई देता है, शायद ही पाकिस्तान के किसी बैटर्स का नज़र आता हो। देखिए, अनवर अली जिस तरह की इनिंग्स खेलते हैं नो डाउट बहुत अच्छा खेलते हैं और वो
मैं तो ये कहूँगा जब वो अंडर 19 में उन्होंने जो है ना इंडिया के परखचे उड़ाए थे, वो तक मुझे आज तक याद है, मेरी आंखों के सामने ये अनवर अली ने जो बॉलिंग की थी, नो डाउट बड़ा अच्छा 2006 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था अंडर 19 का। उसके बाद से वो मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। इवन ये कि PSL देख लें आप, मुख्तलिफ आप T20 का आप ये टूर्नामेंट देख लें, कायद आज़म ट्रॉफ़ी देख लें, डोमेस्टिक के किसी भी मैच में देख लें, अनवर अली की परफॉर्मेंस आउट क्लास है। वो अलग बात है कि अब जिस तरह के मैचेस में जो है ना मौका मिलता है, और आपको मालूम है कि अब उन पर एक मोहर लग गई है कि वो कराची का खिलाड़ी है, तो कराची के खिलाड़ियों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी तो आपको पता है कि होती हुई आ रही है और चल रही है और हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अनवर अली को आप समझते हैं कि वो उनको आगे मौका मिलेगा कौमी टीम में, जब सरफराज तक को नहीं ले रहे तो फिर अनवर अली कैसे होंगे? तो बड़ा मुश्किल है कि हालांकि होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन जब फवाद आलम मायूस नहीं हुए, 10 साल के बाद वो क्रिकेट के मैदान में आ सकते हैं, तो फिर अनवर अली भी आ सकते हैं। जाफर साहब बिल्कुल आ सकते हैं, मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका उस टाइम मिलना चाहिए जब फॉर्म में हो। इस टाइम फॉर्म बहुत अच्छी है और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई चेंजेस हो टीम में, क्योंकि जो सेलेक्टर हैं वो इसी बात पे रिलाई कर रहे हैं कि यही हमारी बेस्ट टीम है। इवन ये कि जितने साबिक क्रिकेटर्स हैं अब तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई ये बेस्ट खिलाड़ी हैं जो कि इस टीम में शामिल हैं, इन्हीं को सपोर्ट करना है, इन्हीं को जो है ना वो आगे पीछे करके खिलाना है। तो यही टीम जो है ना हमारी वर्ल्ड कप का हिस्सा है। यही टीम हमारी वर्ल्ड कप का हिस्सा है। इरफान साहब, जिस तरह हिस्से की बात कर रहे हैं कि माहिरीन भी कहते नज़र आ रहे हैं कि इसी टीम को बैकअप किया जाए, और जबकि सेलेक्टर्स भी अब कोशिश यही है कि यही टीम जो है कोई इसमें तरमीम ना हो, यही टीम वर्ल्ड कप खेलने भी जाए। तो समझते हैं जिस तरह आसिफ है, जिस तरह 3 बॉलों पर 13 रन की इनिंग खेल कर गए, उन्हें जो है 1 डाउन पोजीशन पे उन्हें चांस दिया जाए, बजाय इसके कि वो निचले नंबरों पर आगे हार्ड हिटिंग करते दिखाई दें। देखिए शहजादा भाई, अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको आज से पिछले जो टूर्नामेंट्स हो गए उनके अंदर करने चाहिए थे। अब बिल्कुल एंड मोमेंट पे आकर आप पूरी टीम इस तरह डिस्टर्ब हो सकती है। और आज सुबह की न्यूज़ में मैं देख रहा था कि आई थिंक खुशदिल शाह को रिप्लेस कर दिया है हारिस सुहेल से। हारिस सुहेल उनकी जगह रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान की टीम को, और वो स्क्वाड से आई थिंक बाहर हो गए। आई डोंट नो न्यूज़ इज़ कन्फर्म और नॉट, लेकिन ये अगर हो जाता है सही है, अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है पहले, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी है। और दूसरी बात ये है कि अभी प्लेयर्स की हमारी जैसे टूर्नामेंट में पिछले उसमें एशिया कप में इंजरीज बहुत ज़्यादा थी, तो माशाल्लाह इस बार जो है फिटनेस सबकी बहुत अच्छी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। खासतौर पर बॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और हालांकि अभी इसमें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह नहीं है। तो वर्ल्ड कप का इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा स्क्वाड जो होगा, और बहुत सी टीमों को इनका डर है कि यार ये पाकिस्तान की टीम कभी कुछ भी कर सकती है, जो पिछला मैच जिस तरह का गुजरा है, तो ये एक तरह से मिरेकल है। ये वाहिद पाकिस्तान की टीम ही है जो मिरेकल कर सकती है। और जो है क्या नाम है, पहला आई थिंक मैच इनका पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, और 16 तारीख को है शायद वो मैच, 23 तारीख को है। 23 तारीख को जो मैच है उसके अंदर इनको बहुत देख के स्क्वाड लेके जाना चाहिए, इन्हें नोटिस करना चाहिए। जो भी प्लेयर्स इंडिया के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं उनको चांस देना चाहिए। ज़बरदस्ती आप विनिंग कॉम्बिनेशन के हिसाब से ना जाएं कि यार हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन था तो हम उसी तरह जाएं पिछले मैच में। इन्हें मज़ीद चेंजेस करें और अच्छे से अच्छा होकर उनको इंडिया को जाकर दोबारा हराएं ये लोग। बिल्कुल इंडिया को हराएं दोबारा। जाफर साहब, आज से कायदा ट्रॉफी का बाकायदा आगाज़ हो गया, कैसा देखते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे जो है टूर्नामेंट का स्टार्ट हुआ है? अरे टूर्नामेंट तो आपको पता है सालाना टूर्नामेंट है, और कायद आज़म ट्रॉफी आपको पता है कि लेकिन डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं? फ़ायदा कैसे नहीं होगा। आज अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी मारी, 187 मारे। आपके एक नए बच्चे ने अंडर 19 खिलाड़ी ने भी सेंचुरी मारी है। और इस तरह के मैचेस में सेंचुरी बनाना अच्छी बात होती है, क्योंकि टॉप क्लास के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, दोनों तरफ टीमें सख्त होती हैं। और कायद आज़म ट्रॉफ़ी हमारा पाकिस्तान का नंबर 1 टूर्नामेंट है। इसी टूर्नामेंट से जो है ना खिलाड़ी जो परफॉर्म अच्छा करेंगे उनको जो है ना कौमी टीम में चांस बन सकता है। तो बेहतर टूर्नामेंट है, और इस तरह के टूर्नामेंट आपको पता है कि खिलाड़ियों के लिए बड़ा अचीवमेंट साबित होता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले आप नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे थे। अब्दुल्ला शफीक ने आज सेंचुरी स्कोर की है। जब अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में थे, T20 में भी रन करना PSL में स्टार्ट कर दिया, आपने टीम में भी लिया, फिर टीम में अगर उनके जो रन्स देखें तो अच्छे रन्स थे, फिर उन्हें ड्रॉप करना और फिर यही दोनों का परफॉर्म करना, कैसा देखते हैं? भाई अब्दुल्ला शफीक बता रहे हैं कि भाई मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, दरवाज़ा खटखटाने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं। अब यही बात है कि ओपनर्स में जगह नहीं है,
अब वो ओपनर्स के लिए अगर कोई विंडो खाली मिलती है तब उसको अब्दुल्ला शफीक को लाएंगे। यानी कि अब्दुल्ला शफीक को भी सिलेक्टर्स कह दें कि वो निचले नंबरों पर आकर बैटिंग करें तो फिर शायद आपकी जगह बन जाए टीम में। देखिए अब शान मसूद तो आपके सामने मिसाल आपके कि ये उसको कहा गया कि भाई आप निचले उस पे जाके जो है ना बैटिंग पे आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए, तो शान मसूद ने कुछ ना कुछ प्रूफ तो किया है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक नो डाउट आला क्लास के प्लेयर हैं, उन जैसा प्लेयर जो है ना बहुत कम ऐसे बैटर होते हैं जिनका स्टाइल बहुत शानदार होता है, उनका बड़ा अच्छा स्टाइल है। और मैं ये समझता हूँ कि अब देखें अगर गुंजाइश बनती है, क्योंकि बैटिंग में हमारी काफ़ी गुंजाइश बन रही है, इवन ये कि बॉलर्स तो ठीक है हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन बैटर्स जो है ना उनमें अभी भी गुंजाइश बाकी है। अगर ऐसा मौका मिलता है तो मेरे ख्याल में उनकी भी जगह बन सकती है। बिल्कुल उनकी भी जगह बन सकती है। इरफान साहब है, जिस तरह हम डोमेस्टिक पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं तो हमने देखा नेशनल T20 में जो है अच्छे परफॉर्म करते हुए प्लेयर्स नज़र आए, लेकिन हमें चांस देने की ज़रूरत है उन प्लेयर्स को। ऐसा होता दिखाई नहीं देता। सेलेक्टर्स अगर इस सीरीज़ के अंदर नौजवान 1 से 2 प्लेयर्स को चांस दे दे तो क्या ये बेहतर नहीं होता, बजाय उनके कि बेशक ना लेके जाते वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए, लेकिन उनको चेक तो कर सकते थे। आपके पास इतना अच्छा टैलेंट साइम अयूब था जिसने ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दी है। तो जब हमारे अपने पीसीबी के लोग अच्छे परफॉर्मर्स को खुद इग्नोर करेंगे तो हमारी क्रिकेट इस तरह बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल सकती। और माजी में भी आप ये देखें ना, जैसे शोएब मलिक है, हारिस सोहेल हो गया, आपका शर्जील खान हो गया, सरफराज अहमद हो गया, ऐसे प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती आई हैं और अभी भी उनके साथ हो रही है कि मतलब उनको तो नाइंसाफी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उनको आप समझ लें कि तो उमर भाई आप नहीं समझते कि इनको काफ़ी चांस मिल गए? अब तो यंगस्टर्स का ज़माना है। नहीं, यंगस्टर्स की बात नहीं, मैं T20 है यंगस्टर्स सर, मैं तो बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है ना, वर्ल्ड कप में आपको काम आता है एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को वहाँ नहीं लेके जाएंगे ना, चचा हमारे पास है ना चाचा सही है। तो देखिए प्लेयर बुरा नहीं है, मुझे जो प्रॉब्लम नजर आती है पाकिस्तान की टीम में वो ये कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर, सिर्फ एक बाबर आजम की वजह से ओवरऑल पूरी टीम का बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। आपके मुताबिक किस किस्म की बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए? परफॉर्म तो दोनों कर रहे हैं ओपन, नहीं परफॉर्म करते हैं लेकिन स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा उनका कम होता है। निचले नंबर पे हमने रखे हैं ना, खुशदिल शाह हमारे पास हैं, आसिफ अली हमारे पास है, मोहम्मद नवाज हमारे पास हैं। देखिए खुशदिल शाह की स्ट्राइक रेट का प्लेयर नो डाउट बहुत अच्छा है। आपको ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज याद होगी, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी, खुशदिल शाह ने उसके अंदर तकरीबन मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अभी आउट ऑफ फॉर्म है, कोई वो बात नहीं है। लेकिन बाबर आजम की मैं बात ये कर रहा हूँ, देखिए इन्होंने जो स्टार्ट लिया है वनडे फॉर्मेट से स्टार्ट लिया है। वनडे के एक तरह से बहुत अच्छे बैट्समैन माने जाते थे। T20 क्रिकेट के अंदर जबरदस्ती ओपनर आना और आप बहुत ज्यादा जैसे सर्कल में सिक्सेस नहीं मार पाते। आप मुझे कोई एक मैच बताते हैं कि सर्कल में उन्होंने छक्का मारा हो ना, जैसे हमारे शर्जील खान होते हैं तो वो मारते, शान मसूद है उनके अंदर इतना है कि चलने 6 अगर नहीं मारते हुए सर्कल में तो लेकिन इतना ज्यादा तेजी से स्कोर कर देते हैं। प्लस हमें एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का एडवांटेज होता है, तो ये काफी चीजें वहां पे मारी जाती हैं। प्लस एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपके पास आसिफ अली बहुत अच्छा हिटर है, आपके पास और इक्का दुक्का जो हिटर है जिनको आपने चांस नहीं दिया, आपको ऐसे लड़कों को सर्कल में कभी आप चांस दें और आप इनको ट्राई करें कि यार इस सर्कल के अंदर हम इनको भेजते हैं तो ये कैसा परफॉर्म करते हैं, आप कभी मौका दें। इंडिया की टीम में सूर्य कुमार यादव 5वें 6ठे पे आता था, उसको 1 डाउन भेजा उन्होंने, अब वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो यही वजह है उनकी टीम बहुत ज्यादा हमसे स्ट्रांग हो गई है। अगर वो चांस नहीं देते तो वो आज उनके पास एक नया स्टार निकल के नहीं आता। अच्छा, स्टार्स की बात हो रही है तो हम स्टार्स पैदा तो कर लेते हैं, जाफर साहब है, लेकिन उनको ग्रूम करते करते हम खुद ही उसको गुमनाम कर देते। क्या वजूहत है? पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी क्या चाहता नहीं है कि जिस तरह शाहिद आफरीदी का एक बड़ा नाम रहा, इसी तरह कोई नया स्टार बनकर आए उसका भी बड़ा नाम हो? देखिए 24 करोड़ आवाम में से यही 16 खिलाड़ी आपको सेलेक्ट करना है ना टीम के लिए, और कहाँ से लाएंगे? उन 16 में से जो बेस्ट दिखाई देता है वही है। अब आप नए प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो नए प्लेयर्स, हमारा स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, इतना अच्छा है कि हमारे क्रिकेटर्स जो है ना वो नीचे से चले आते हैं, वो अंडर 12 हो, अंडर 10 हो, वहाँ से आ रहे होते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको ख़राब करने की कोशिश की गई थी 2-3 साल पहले, जिसकी वजह से हम लोग डिपार्टमेंट के क्रिकेटर्स ख़त्म हो गए। ये एक वजूहत है जिसकी, लेकिन अभी भी आज भी आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में देख रहे हैं तो 19 साल लड़के जिसका सेकेंड आपका जो है ना ये सीज़न है और उसने सेंचुरी 187 बना लिया। ये बड़ी बात है कि एक 19 साल लड़का जो है वो एक ऐसी टीम के खिलाफ जो अजहर अली की टीम की क़यादत कर रहे हैं उसके खिलाफ एक इतना बड़ा स्कोर कर जाना,
तो इससे जाहिर होता है कि हमारा जो बैकअप है, हमारा जो अंडर 19 के जो खिलाड़ी हैं, ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इसी वजह से हमारा स्ट्रक्चर मजबूत है आज तक। तो वजह यह है कि जिस तरह आपने सवाल किया कि खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी कैसे होती है, नाइंसाफ़ी की बात नहीं होती। नाइंसाफ़ी इसलिए क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है वो तो अपना रोल अदा कर रही है, ठीक है। अब देखना यह है कि पीसीबी ने किसको सिलेक्शन कमेटी को ये हदफ दिया है। हमने माजी में देखा जो सल्लू भाई हुआ करते थे, इससे इकबाल कासिम हुआ करते थे, ये जेन्युइन लोग जो ग्राउंड में, लेकिन ये जेन्युइन लोग तो थे, इनके खिलाफ अगर कोई फैसला आता था तो वो तो सीधे सीधे जो है साइड लाइन हो जाते थे। फैसला क्या आता था? देखिए फैसला तो अभी भी आप बिल्कुल जाफर भाई, आपसे इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह जाफर साहब से बात हो रही थी कि सिलेक्टर्स के हवाले से कि वो ग्राउंड्स के अंदर क्यों नहीं जाते, क्यों जो है प्लेयर्स को अपनी आंखों से परफॉर्म करते हुए नहीं देखते, इन सारी सूरत हाल पे जाफर साहब से मजीद बात करेंगे। हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है फरहान फरीद साहब ने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान साहब आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे सिलेक्टर्स के हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए सेलेक्टर्स की तो बात यह है कि सलाउद्दीन सल्लू को हमने डोमेस्टिक में देखा, हर ग्राउंड में खड़े हुए देखा। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता था उससे पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे। इवन ये कि इकबाल कासिम थे, इसके अलावा और जितने साबिक आपके टेस्ट क्रिकेटर थे, इवन सिकंदर बख्त को हम देखते थे। देखिए बहुत पुरानी बात है लेकिन हमने देखा है ग्राउंड्स में उनको, और जितने भी सेलेक्टर गुजरे हैं और इन्होंने अपने टेन्योर में बड़ा अच्छा सिलेक्शन और शफाफ तरीके से इन्होंने किया है। इवन ये कि इंजमाम को भी हमने देखा, लेकिन इन पे कोई तनकीद नहीं होती थी कि भैया आपने ये टीम सेलेक्ट कर दिया, आपने ये कर दिया। कोई आपका कोई, जिस तरह आजकल मीडिया में बड़ा शोर चल जाता है कि मिडिल ऑर्डर ऐसा नहीं है या फलाना ऐसा नहीं है या फलाना ऐसा नहीं है, तो आप देखते हैं कि बड़ा मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन इन लोगों पर जो जेन्युइन लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जेन्युइन नहीं है, लेकिन उस तरह के लोगों में जो है ना, इस तरह की कोई नाइंसाफ़ी दिखाई नहीं दी। वो बाकायदा वही सेलेक्ट करते थे जिनसे टीम जो भी परफॉर्म करते जो अच्छे परफॉर्म करते थे और सेलेक्टर मेयार के मुताबिक होते थे। अब थोड़ा सा अगर हम कहें कि लोगों में ये बात माहिरीन ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो मोहम्मद वसीम हैं ये जो है ना लैपटॉप सेलेक्टर हैं, तो ये इस तरह की बातें भी हो रही हैं। लेकिन ये है कि अब जो टीम सेलेक्ट हुई है हमें उससे बैकअप करना है, उसको जो है ना हमें क्योंकि वर्ल्ड कप में जाना है टीम ने, तो पोजीशन ये है कि हम उसको बैकअप करें तो ज़्यादा बेहतर, बैकअप करें तो ज़्यादा बेहतर है। फरहान फरीद साहब है, क्या कहेंगे? जिस तरह सेलेक्टर्स की बात हो रही है तो आप भी माजी में बड़े सेलेक्टर्स के साथ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जाफर अमन ने बिल्कुल सही निशानदेही की। उस ज़माने में जब आप बात कर रहे हैं तौसीफ अहमद, इकबाल कासिम और सलाउद्दीन सल्लू की बात, उसके बाद आमिर सोहेल चीफ सेलेक्टर बने तो उन्होंने बड़ी अच्छी टीम सेलेक्ट की। राशिद लतीफ़ चीफ सेलेक्टर बने तो उनके ज़माने में भी बड़ी जेन्युइन और मेरिट पर टीम होती थी। इससे पहले हमारा इवेंट होता था विल्स कप, तो विल्स कप की जो परफॉर्मर होते थे टॉप 2-3 परफॉर्मर्स से, उसके बाद शारजा कप शुरू हो जाता था। तो ये यकीन होता था कि जिसने विल्स कप में परफॉर्म किया है वो शारजा की टीम में जाता था। तो 1-2 प्लेयर हर साल नए इंट्रोड्यूस होते थे। उसके बाद अब PSL आ गई तो PSL की जो परफॉर्मर होते हैं वो टीम में आते हैं। लेकिन हमने देखा कि PSL की परफॉर्मर भी जो है वो उस तरह टीम में नहीं आते। अगर कराची किंग में कोई लड़का बाबर आजम के साथ है या मुल्तान सुल्तान में कोई रिजवान के साथ कोई अटैच है, तो अब इस तरह टीम में आ रहे हैं। मतलब कोई बगैर सिफारिश के कोई लड़का टीम में नहीं आ सकता। हमने देखा साइम अयूब को कि वो कोयटा गिलेटर्स से खेले, जरूर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन एक सिलेक्टर की आई भी होती है। ऐसा ना हो कि वो लड़का जब परफॉर्म करे, जब सबकी नजर में आ जाए। देखिए पाकिस्तान की टीम को बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। पाकिस्तान की टीम, आप किसी भी कोई भी क्रिकेटर, क्लब क्रिकेटर लड़का भी हो तो वो पाकिस्तान की टीम को सिलेक्ट कर लेगा। 19-20 2-4 लड़के ऐसे होते हैं जो आगे पीछे होते हैं। बाकी असल चीज देखी जाती है डोमेस्टिक में आपका कौन सा लड़का आपकी आई होती है, देखते हैं ये लड़का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, 2-3 साल अगर इस पे काम किया जाए, देखा जाए तो ये लड़का टीम में आ सकता है। तो वो आई नजर नहीं आती। तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब वसीम साहब से अगर पूछो तो नाराज हो जाते हैं। कोई अगर साफी उनसे कोई सख्त सवाल कर दे तो नाराज हो जाते हैं। उनसे पूछा गया कि आपने जो टीम सेलेक्ट की गई है उनके मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, तो आप क्या समझते हैं? ये क्योंकि वो हर बात पे ये कहते हैं हमने जो टीम सेलेक्ट की है वो हमने 8 महीने 7 महीने साथ रखी है और वो हम परफॉर्मर देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर सकें। तो सरफराज और शोएब मलिक जो है वो उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से नहीं थी।
तो मुझे बताएं कि वो कौन था 2015 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, उसको टीम से बाहर किया था? वो कौन था जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49 रन पहले मैच में आगे बना दिए और 6 कैच पकड़ लिए? वो कौन था आयरलैंड के खिलाफ जिसने सेंचुरी बना दी थी? वो सरफराज था जिसको टीम से बाहर किया हुआ था आपने। और शोएब मलिक की बात की जाए तो शोएब मलिक को टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में चांस नहीं मिला, ना उन्होंने खेला वहां पर। हाँ, बिग बैश की अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो शोएब मलिक वहां पर बिग बैश ऐसे नहीं खिलाते किसी को कि वो जो बगैर परफॉर्मर किया हो 2-3 साल तक वो मुसलसल 6 साल से वहां खेल रहा हो। तो हमारे सिलेक्टर को ये देखना चाहिए कि इस कंडीशन के अंदर और इस T20 फॉर्मेट के अंदर जब एक लड़का मुसलसल फेल हो रहा है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। आसिफ नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, खुशदिल भी बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, चाचा इफ्तिखार भी अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन जब एक लड़के से परफॉर्म नहीं हो रहा हो तो उसका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो उस काबिल नहीं होता। उसको ये डर होता है कि आज अभी मैं परफॉर्म कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, वो अपनी स्किल शो नहीं कर सकता। तो ये जरूरी होता है कि जिस लड़के का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, जिसकी अच्छी फॉर्म लगी हुई हो, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा हो, पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर रहा हो, वो खेले। पाकिस्तान की टीम में किसी की अपनी जाती टीम तो नहीं है कि मैं परफॉर्म करूं ना करूं खेलता रहूंगा। 8 महीने से खेलने तो इसकी कोई जमानत नहीं है कि 8 महीने से खेल ले तो माजी में भी खेलते रहेंगे और हाल में भी खेलते रहेंगे और मुस्तकबिल में भी खेलते रहेंगे। मतलब ये कहीं से कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं है। अगर 8 महीने से ये टीम खेल रही है तो परफॉर्म करे या ना करे डोमेस्टिक में या पाकिस्तान टीम में, तो ये गलत चीज है वसीम साहब की कि मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि 8 महीने से अगर ये लड़के खेलते आ रहे हैं तो वर्ल्ड कप में जाने के लिए यही लड़के खेलेंगे। बिल्कुल यही लड़के जाएंगे। इसी पे बात करते हैं 2 मैचेस की। अगर बात कर लें, जिस तरह ये कह रहे हैं कि 8 महीने 9 महीने से एक टीम लेकर चल रहे हैं, उसी टीम को T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना है। हम थोड़ी से फवाद आलम के हवाले से बात करें, 2 मैचेस में उसकी खराब परफॉर्मेंस होती है, टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। क्या कसूर सिर्फ कराची वालों का है इरफान साहब? देखिए, अभी तक के जो चीज़ देखते गए हैं वो यही है, शायद सिंध के होने की वजह से जो है काफ़ी इग्नोर किया जाता है। अगर आप क्रिकेट देखा जाए खासतौर पर बैट्समैन, तो लाहौर से और पेशावर से ज़्यादा अच्छे बैट्समैन जो है कराची से निकलते हैं। और रही बात चांस देने की, तो चांस नहीं दिया जाता। और मैं बात करूँगा मोहम्मद वसीम साहब की, तो जो PCB को चाहिए एक ऐसे इंसान को, आप ऐसे प्लेयर को उसका वो बनाए सिलेक्शन मेंबर के जो खुद बहुत अच्छी मादी में क्रिकेट खेल चुके हों। ये खुद को इतने अच्छे बड़े बैट्समैन नहीं थे, तो ये भी आए दिन टीम से बाहर ही रहते थे ना, और फिर बाद में आके ये एक्सपेक्ट करते थे कि यार इनको चांस नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो लेकिन ये कि जो भी अभी गलत डिसीजंस ले चुके हैं, अब उनको अपनी चीज़ों को दोहराएं नहीं। कम से कम आप कराची के लड़कों के ऊपर नज़रसानी करें, जो मेरिट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कम से कम उसको चांस मिले। लेकिन ये जो है क्या नाम है, मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे साइम अयूब है, वो आगे भी जाके लगता है इग्नोर होंगे। शर्जील खान को अब फिटनेस का बहाना करके उन्होंने वो कर दिया गया, फिट नहीं है भाई, वही जो है अच्छी डाइविंग लगा के कैच वगैरह पड़ रहे और कोई उनको मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज हर तरह से मतलब बहुत अच्छे बैट्समैन है। आपको सिक्सेस मारने वाले प्लेयर चाहिए सर्कल में। शर्जील खान के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। रिजवान नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहा है, वो अपना 100% परफॉर्म कर रहा है। आपको एक अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की जरूरत है, या शान मसूद आपको स्कोर खड़ा करके दे सकता है ऊपर के नंबर पे, अगर आप उनको ऊपर खिलाते हैं। आप नीचे 1 डाउन 2 डाउन खिलाकर आप देख लीजिएगा उनका भी करियर खत्म कर सकते हैं ये लोग। बिल्कुल, शान मसूद पे आते हैं। जाफर साहब, जिस तरह की इनिंग शान मसूद खेलते नज़र आ रहे हैं, तो पिछले मैच में 40 बॉलों पर उन्होंने 62 रन की इनिंग खेली, फिर पिछले मैच में 21 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो डरे डरे सहमे सहमे नज़र आए इसमें। भाई आखिरी बॉल पे आपका रन आउट जो किया है वो किसने किया है? शान मसूद ने किया है ना भाई, इतना अच्छा खिलाड़ी है। एज ए बैटर के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, बैटर्स में हो जाता है, T20 है, फॉर्मेट है, आपने अपनी पोजीशन चेंज की, आप ओपनिंग खेलते थे, आपने 1 डाउन 2 डाउन पे आके आप खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क तो होता है। क्योंकि जिस मौके पे आप 10-11 ओवर अगर आपके ओपनर खेल रहे हैं, उसके बाद जो है ना आपको मौका मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में उस टाइम तो बहुत ज़्यादा स्कोर बनाने की तेज़ी शुरू हो जाती है। इवन इतना ज़्यादा तेज़ी शुरू के 5 ओवर्स में नहीं होती जितना कि आपको 12 ओवर्स के बाद शुरू होती है। तो मकसद ये है कि अगर उस पोजीशन पे आके वो खेल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जो है ना वो तेज़ी के अलावा आपको थोड़ा सा प्रेशर होता है, आपका रन्स बनाने का प्रेशर होता है। इवन ये कि उस पोजीशन पे थोड़ा स्पिनर्स भी होती हैं, और स्पिनर्स को हो सकता है कि फिर क्योंकि माजी में खेलते ही ओपनर रहे तो स्पिनर्स को खेलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब किसी बैट्समैन का आपका स्टाइल और आपका उस जगह चेंज होती है तो उसमें परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जगह और परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। फरहान साहब, जिस तरह शक्लिंग करते नज़र आते हैं कि इस टीम के अंदर अब 3 मैचेस रह गए, जो भी आपको तजुर्बात करने समझते हैं कि इनमें हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे अच्छा मौका है यहाँ पर करने का। अगर आपने ये सोच लिया है कि इसी टीम को खिलाना है, कोई चेंजेस नहीं होगी, अगर आपके जहन में ये है, तो एक्सपेरिमेंट तो बहुत ज़रूरी है। अब आपने आसिफ को, खुशदिल शाह को और इफ्तिखार को इसलिए रख लिया है कि आखिर के 3 से 4 ओवर या 5 ओवर इनको मिलने चाहिए।
इसके अलावा इनके पास और आपने कोई टारगेट नहीं दिया है। जब कोई मुश्किल आती है, जो कोई अच्छा स्पिनर आता है, तो आसिफ को और खुशदिल शाह को देखा गया है कि वो ट्रैप हो जाते हैं और आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर आसिफ को इस तरह या आसिफ इस तरह आउट होते गए, तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि आसिफ को अगर आपने सिर्फ छक्के मारने के लिए रखा हुआ है, तो आप उनको फिर पावर प्ले में क्यों भेज देते? आप पावर प्ले में आसिफ को इस्तेमाल करें, अगर आप शान मसूद को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए, बाबर आजम और रिजवान बेसिकली दोनों ओपनर नहीं थे, ये 5वें 6ठे नंबर के या 4थे नंबर के बैट्समैन थे, ये ओपनर बनाए गए, ये मैन्युफैक्चरिंग किए गए। तो इसी तरह जब जेन्युइन ओपनर होता है तो उसकी क्लास अलग होती है। शर्जील जो है वो पाकिस्तान का वो ओपनर है, इसको क्रिस गेल कहा जाता था। उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सेंचुरी भी बनाई हुई है और बहुत ही शानदार इनिंग थी वो। और इसके अलावा शान मसूद की जो क्लास है, शान मसूद इस वक्त जो है वो दूसरे मैच में 50 रन बना चुका है और तीसरे मैच में थोड़ा सा उनको ज़ाहिर बात है, जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो वो एक ओपनिंग बैट्समैन जो जिसकी ड्राइव बड़ी अच्छी है, जिसकी स्टाइलिश शॉट है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, फास्ट बॉलर को बड़ा अच्छा खेलता है, और वो ऐसे मौके पे आ जाए जब उसको सिर्फ आते के साथ ही स्ट्राइक करना है और फील्डर भी सारे पीछे हो गए, तो शान मसूद थोड़ा प्रेशर में जरूर है, लेकिन उसने अपनी क्लास शो की है, उसका कॉन्फिडेंस है और फील्डिंग भी उसकी आउट क्लास है। तो आसिफ और खुशदिल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, शफलिंग करें, आसिफ को एक मैच में इस्तेमाल करें कि पावर प्ले में भेजें। वैसे भी वो 1-2 ओवर के ही हैं, अगर पावर प्ले में उनको इस्तेमाल करें 1-2 ओवर, तो फील्डर भी जो है वो दायरे के अंदर है, वो छक्के मारने में मास्टर हैं। तो हो सकता है जो काम आपको आखिर में करना है वो पहले करके चले हैं। आपके पास चाचा तो पीछे हैंगे और खुशदिल शाह भी पीछे, और हैदर अली भी वही काम करते हुए नजर आए 3 मैचों में। मतलब हम हैदर अली की बात कर रहे थे, उनके फेवर में बात कर रहे थे, लेकिन हैदर अली ने बड़ा मायूस किया, वही बैटिंग करते हुए नजर आए जो इफ्तिखार और ये लोग खुशदिल कर रहे थे। जी इरफान साहब, जिस तरह हैदर अली की भी बात हो रही कि हैदर अली भी परफॉर्म नहीं करे, क्या ये वजूहत तो नहीं है कि उन्हें मुसलसल जो है ड्रॉप करते रहे वो टीम के साथ, और जब उन्हें चांस दिया गया तो उन पर प्रेशर था? देखिए, आप ऐसी बड़ी टीम के अगेंस्ट आप अचानक खिला देंगे विदाउट एनी प्रैक्टिस मैच, कि इन्हें पिछले दिनों भी आप जब ये लेके गए थे इसमें एशिया कप में, तो एक भी मैच में हॉलैंड में भी जी हांगकांग के साथ भी जो मैच था उसमें भी इनको चांस नहीं दिया गया था। तो अब काफ़ी हद तक के जो है ना, जो डिसीजन हैं इनके बहुत ज़्यादा गलत हैं, तो इस तरह प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। और जैसे अभी ये बात कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक की, अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी एक ऐसा प्लेयर है कि आप समझ लें कि जिसको पाकिस्तान की टीम में आप, मैं समझता हूँ कि 2 डाउन भी आप खिलाएंगे, 3 डाउन भी, वो भी थोड़ा सेट होने के बाद एक अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन बन के आपके सामने आ सकता है। जैसे पिछले मैचेस में जब भी PSL हुआ उसमें हो गया, ये पिछले साल की जो ट्रॉफीज हुई थी उसके अंदर भी उसने नंबर्स उसके कभी ऊपर नीचे भी हुए, तो उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। बिल्कुल परफॉर्म किया था। जाफर साहब, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए जो है टीम का तरबियती कैंप जो है अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में जारी है। 32 खिलाड़ी तरबियती कैंप का हिस्सा हैं। क्या कहेंगे कि वक्त से पहले बड़ी ज़बरदस्त ये तैयारी जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से की जा रही है, और कैंप कराची में लगा है, सबसे अहम चीज़? देखिए, अहम चीज़ कहीं भी कैंप लगे कोई अहमियत का हामिल होता है। बात यह है कि अजलान शाह के लिए तैयारी एंड टाइम पे जब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब मैचेस शुरू होने में कितनी देर रह गई है। आपका तो कोचिंग स्टाफ ही नहीं था, आपका तो अब वीज़ा मिल गया आपके कोच को, तब वो आ रहे हैं। तो इससे पहले के खिलाड़ियों ने आने से इनकार कर दिया, ये बड़ा इशू है। देखिए, हॉकी को खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है, आपको बड़े मसाइल से गुजरना पड़ेगा। अब खिलाड़ी जो अनाउंस हुए थे, उन्होंने 5-6 खिलाड़ियों ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलना चाह रहे हैं, हम नहीं आ सकते। तो अब आपके पास क्या टीम रह गई? उसके बाद आपने किन खिलाड़ियों का मदऊ किया है, किन खिलाड़ियों को आप टीम में शामिल करेंगे, और किस तरह आप जो है ना प्रैक्टिस करवा के उनको एक बड़े इवेंट के लिए तैयार करेंगे। ये एक बड़े मराहिल हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस पर कितना काम करती है, किस तरह अपने प्लेयर्स को उस इवेंट के लिए तैयार करती है। एक बड़ा एक तवज्जो तलब काम है। और कराची में लगा हुआ कैंप है, कराची में मौसम अच्छा है, उसी लिहाज से है, मलेशिया के लिहाज से है, पूरा आपका उसी वेदर में खेलना है, तो हो सकता है कंडीशन का बड़ा फ़ायदा हो पाकिस्तान। कंडीशन का फ़ायदा भी हो। थोड़ी सी बातें इसमें हम कर लेंगे। इनमें जूनियर खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। जाफर साहब, जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, तो एक थोड़ा सा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से ये कि भी एक अच्छा फैसला है। देखिए, फैसले इसी तरह के होने चाहिए। यंगस्टर्स जब किसी भी खेल में आएंगे तो वो देखिए उनके अंदर एक जज्बा होता है, उनके अंदर जो है एनर्जी होती है, तो उसका फ़ायदा उठाएं। और हॉकी जैसे खेल में जिसमें स्टेमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिटनेस का बड़ा किरदार होता है, इस तरह के खेल में नौजवानों का टीम में होना बड़ा असर पड़ेगा। और मिक्स एंड मैच आपके सीनियर और जूनियर को लेके चलना, तो टीम अच्छा हो सकता है कि टीम अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि जब इन दोनों का मिलाप होगा तो एक अच्छी कारकर्दगी नजर आएगी। बिल्कुल, इसी पे थोड़ी सी इरफान साहब से भी बात करते हैं। इरफान साहब, कैसा देखते हैं कि जूनियर और सीनियर्स का मिलाप, जब ये ऐसे तरबियती कैंप लगे हों और उस पर जो है जूनियर्स खिलाड़ी भी मदऊ किए जाएं जिन्होंने हाल ही में अच्छा परफॉर्मेंस दी हो, तो समझते हैं कि अच्छा साइन है?
सही उन्हें ग्रूम होने का मौका मिल जाता है, जाहिर बात है। और जो उनका टाइम है, जैसे 2-3 साल उनके बच जाते हैं उनके आगे निकलने में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैं बात करूंगा, जैसे कल की ही न्यूज़ है कि जो नेट्स हो रहे थे वहाँ पर, जो ना जो प्रैक्टिस नेट्स जो होते हैं उसके अंदर जो बॉलर्स इन्होंने बाहर से बुलाए हुए थे लाहौर में, तो एक बहुत अच्छा पेसर था, उसने ओवरऑल जितने भी इंग्लिश बैट्समैन थे और पाकिस्तानी बैट्समैन काफ़ी उनको बड़ा डिस्टर्ब किया। उसकी पेस भी आई थिंक 150 प्लस बता रहे थे। उसने एक प्लेयर की तो हेलमेट पे बॉल मारी, और बाकी सैम करन को आउट किया, आसिफ अली को उसने नेट्स में आउट किया, और जो है एक दो प्लेयर्स को और भी आउट किया उसने, नाम मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये कि इस तरह के जो लड़के हैं आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो भी बड़ा कोई यंग लड़का है, 17-18 साल का। तो जो आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि अगर यंगस्टर्स को हम थोड़े मेच्योर लोगों के साथ चांस देंगे तो उनको बहुत जल्दी ऊपर के आने में मौका मिलेगा। जी, अभी बिल्कुल आप- मौका मिलेगा। फरहान साहब, जिस तरह हॉकी की बात हो रही है तो हमने देखा कि इसमें जिस नौजवान प्लेयर्स को चांस मिला है, और इस दफ़ा जो इंटर क्लब हॉकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनक्किद हुई 30 साल के बाद, जो है पाकिस्तान कराची के जो टीम थी वो फाइनल तक पहुंची, तो कैसा देखा? और उनमें से भी हमने देखा कि प्लेयर्स जो है तरबियती कैंप का हिस्सा हैं। जी, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कराची के लड़कों के लिए, लाहौर के लड़कों के लिए। जो इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट खेला गया, हमने देखा कि राना ज़हीर क्लब ने और कराची के जो क्लब था उसने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था। उसमें कुछ लड़के मुझे ऐसे नजर आए थे जो जैसे कराची का शाहजेब कप्तान भी थे, बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा उसमें झलक नजर आ रही थी कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर बन सकते हैं। तो इसी तरह अजलान शाह टूर्नामेंट जैसे टूर्नामेंट है जो इसमें ज़्यादातर एशिया की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए ज़्यादातर यंगस्टर को चांस दें, ताकि पाकिस्तान को अब ये जहन से निकाल देना चाहिए कि हम ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी या कोई भी बड़ा इवेंट का टाइटल लेंगे। उसके लिए तो क्वालिफाई करना ही आपको मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपने 10 साल का एक प्रोग्राम बनाना है पाकिस्तान हॉकी टीम को कि पाकिस्तान की टीम 10 साल में किस तरह बेहतर हो सकती है। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम बड़े इवेंट से हटकर अपनी ग्रास रूट लेवल पर इन्वेस्ट करें, वहां पैसा लगाएं और वहां से प्लेयर तलाश करें। जेन्युइन क्लब देखें, जेन्युइन क्लब से अच्छे खिलाड़ी देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छे खिलाड़ी को चांस दें, अपॉर्चुनिटी दें, और अपने खिलाड़ी को मुख्तलिफ लीग में जाके खेलने का मौका दें, अच्छी जगह पर खिलाएं। और ये हैदर हुसैन के लिए एक नया पहला तजुर्बा है कि वो जब PHF के सेक्रेटरी बने तो एक बड़ा इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं। तो उनकी कोशिश होगी उनकी टीम भी अच्छा परफॉर्म करे, और जो लड़के को चांस नहीं मिल सकता यंगस्टर को, उनको भी चांस मिले। बिल्कुल चांस मिले। थोड़ी सी बात अब जूनियर खिलाड़ियों की हो रही है, तो एक खासकर कराची के अंदर जो हम देख रहे हैं कि छठा स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची में, जहां पर 67 स्कूल और कॉलेजेस के तलबा और तालबात इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। छठे स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स का कराची में आगाज हो गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची सेंटर में डायरेक्टर PSB कराची इमरान यूसुफ ने इफ्तिताह किया। नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में इमरान यूसुफ ने मुकाबलों का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही रोज टेबल टेनिस, बैडमिंटन के मुकाबले मुनक्किद हुए। गवर्नमेंट सेक्टर को अपना किरदार बाखूबी अदा करना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट अपनी नहीं करेगी, आगे नहीं आएगी, तो फिर आगे बच्चे भी निकल के नहीं। प्राइवेट में बस वो है जो लोग फीस पे कर सकते हैं और आ सकते हैं। गवर्नमेंट में ये है कि और भी बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे वो निकल के आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, और जब कोविड आया था तो उसके बाद एक्टिविटीज़ सारी बंद हो गई थी। तो उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर ने ये इक़दाम किया है, तो ये हमारी स्पोर्ट्स के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें मैं गवर्नमेंट से भी मैं यही कहूँगी कि उनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इस तरह के गेम्स और करवाने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं कोविड के बाद उनकी जो एक्टिविटीज़ रुक गई थी वो वापस से बाहर आ सकें। इस मौके पर पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन के सदर मकबूल आराई का कहना है कि 67 स्कूल व कॉलेज के तलबा व तालबात इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। ये हम छठा स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स मुनक्कद कर रहे हैं 26 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक। इससे पहले हम अपने 5 स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं, बड़ी अच्छी और कामयाबी के साथ इसको मुनक्कद किया, और इस दफ़ा हमने छठा स्टूडेंट ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स, और इसके अंदर कैटेगरी हैं A लेवल्स, O लेवल्स, और इनमें बॉयज़ गर्ल की शिरकत होगी, दोनों टीमों की बेसिस पे शिरकत होगी। और इसके साथ मैं बता चलूँ कराची के ऑलमोस्ट जितने भी बड़े स्कूल हैं, लोकल स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, टोटल 66 स्कूल इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट ओलंपिक के मुकाबले कराची के 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर मुनक्किद होंगे। ये मुकाबले 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।
शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा, इसी हवाले से बात करते हैं फरहान फरीद साहब से। फरहान साहब, कैसा देखते हैं ये जो छठा स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स मुनक्किद हो रहा है, जिसमें 67 स्कूल और कॉलेजेस की जो तलबा तलबात शिरकत कर रहे हैं, 14 गेम्स इसमें रखे गए हैं, कैसा देखते हैं? और मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे जो है ये टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन प्लेयर्स के लिए जो देखते हैं ओलंपिक के अंदर, वो ओलंपिक सोचते हैं। तो ये स्टूडेंट ओलंपिक उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था, जिसके अंदर अंडर 19 प्लेयर्स खेल सकते थे कॉलेज के, और इसके अलावा स्कूल्स के। यूनिवर्सिटी के लिए ये अलग टूर्नामेंट कराएंगे, उन्होंने कहा था कि अलग ओलंपिक के नाम से होगा। तो इस स्कूल्स के लिए, लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी 14 खेल थे। इसके अंदर क्रिकेट था, हॉकी था, बैडमिंटन था, फुटबॉल था, मुख्तलिफ इवेंट है जो लड़कियां भी खेलती हैं और बच्चे भी खेलते हैं इसके अंदर। तो लेकिन सब मेयार बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि कोई सहूलियात नहीं थी। लेकिन अब जिस जगह पे हो रहा है उसका तो ट्रैक ही ठीक नहीं है। उस जगह पे क्या क्रिकेट होगी, क्या आपकी फुटबॉल होगी, कौन से खेल होंगे, ये आराई लोग जो है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर तरीके से कोई ऑर्गेनाइज कर सकेंगे कोई इवेंट। ऐसे खेल तो कोई भी करवा ले, शहजादे को बोले। लेकिन जाफर साहब, लेकिन जो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर जो है इसके क्रिकेट के मुकाबले होंगे। देखिए, मेरा मकसद ये है कि वो फुटबॉल ग्राउंड है, वो तो क्रिकेट तो है ही नहीं भाई। एनसीए में कहाँ है क्रिकेट ग्राउंड? आप नहीं, वो कॉलेज में कराएंगे, किसी कॉलेज में जो है। चले कॉलेज में भी कराते हैं, लेकिन मुख्तलिफ खेल जो हो रहे हैं, जो आपके बास्केटबॉल है या आपके फुटबॉल है, जिस तरह आपने टेबल टेनिस का जिक्र किया है, जिस तरह की चीजों को जिक्र किया, वहां पे तो सहूलियात की कमी दिखाई दे रही है। वहां पे तो कुछ है नहीं, खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है। इतने हब्स वाली जगह पे पीने को पानी नहीं था वहां पे। इस तरह की शिकायत मौसूल हो रही है। तो आप एक इवेंट करवाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसमें खिलाड़ियों को जो सहूलियात दी जाती है उसकी कमी नजर आ रही है। और इसके अलावा मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जो स्कूल्स के पार्टिसिपेट हैं इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर सके और उनको सहूलतें मिल सके। क्योंकि एक स्कूल अगर एक इतनी भारी फीस देगा तो वो पार्टिसिपेट करने से पहले 10 दफा सोचेगा कि स्कूल में फंड तो वैसे ही नहीं आते, और फिर पीटी जो स्पोर्ट्स होते हैं वो अपने जेब से पैसा खर्च नहीं कर सकते, और फिर कन्वेंस देना अलग होता है उनका। और फिर प्लेयर्स की कोशिश होती है कि वालिदैन से पैसे लिए जाएं। तो जब वालिदैन से पूछा जाता है तो उतने मतलब आजकल के हालात के लिहाज से कोई भी इन्वेस्ट करने के तैयार नहीं है। अच्छी एक्टिविटी। आपकी बातों में एक चीज का जिक्र करता चलूं, मैं माजरत चाहता हूं, आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं। बात यह है कि जितने कॉलेज हैं ये सारे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ऑल लेवल स्कूल है, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कूल का नाम आपको मैं ले नहीं सकता यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ छोटे स्कूल भी थे। छोटे स्कूलों को मैंने इन्विटेशन दिया था, लेकिन कुछ स्कूल इसमें 80% उन्होंने मुझसे ये कहा कि इसकी थोड़ी सी फीस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप बात करें। तो फिर उन्होंने भी कुछ कंसेक्शन की, किसी को 50% दी, किसी को 60% दी। लेकिन ये मैं ये चाह रहा हूँ कि ये खेल ऐसा हो कि कुछ स्पॉन्सर मिल सके, ताकि स्कूलों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो। बिल्कुल, इस पे इरफान साहब से बात करते हैं। इरफान साहब, क्या कहेंगे ऐसे इवेंट्स के हवाले से? ऐसे इवेंट्स अच्छी बात है, कराते रहना चाहिए। और जाहिर बात है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन ना आए। जो अगर बर्डन नहीं आएगा तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी के बच्चे में अगर टैलेंट है भी, वो चाहकर भी फिर उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जाहिर बात है आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो वो उसके अंदर पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो होगा तो ही उनका बच्चा फिर। बिल्कुल जावेद साहब, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि इन्होंने कहा कि स्कूलों से फीस लेकर बाकायदा इस टूर्नामेंट में एंट्री कराई जा रही, या तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते। देखिए, मेरा मकसद यही था कि गवर्नमेंट लेवल पे करवाते, गवर्नमेंट स्कूलों को मदऊ करते। आप ये छठी मरतबा करवा रहे हैं ओलंपिक्स गेम्स, और हमें एक का भी नहीं मालूम। इट्स मेन के खामोशी से हो जाते हैं टूर्नामेंट। इवेंट करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इवेंट को लेके तसलसल के साथ उसको लेके चलना और उसमें किसी की शिकायत ना हो, उस पर शामिल करना, ये बड़ा किरदार होता है। देखें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मकसद ये है कि खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं। वो खिलाड़ी कहाँ जाते हैं? अगर आपने छठा इवेंट करवा रहे हैं तो वो खिलाड़ी कहाँ हैं? आज भी वो खिलाड़ी उसी तरह है जहां पहले थे। तो मकसद ये है कि किसी स्कूलों को ना फायदा हो रहा है, ना इस इवेंट से किसी खिलाड़ियों का फायदा हो रहा है। कोई फायदा पहुंचे तब इस इवेंट का इनेकाद किया जाए तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, जब फायदा हो तो इवेंट का इनेकाद किया जाए और उससे प्लेयर्स निकले और गुमनामी का शिकार होते दिखाई नहीं दे। प्रोग्राम में टाइम कम है। फरहान फरीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर आपके जो है सैयद इरफान रोशन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।